नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं झारखंड सरकार के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी जी। हम इनके दिलों को टटोलेंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा रहा, कितनी सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए ये विधायक बने और मंत्री बने। इन तमाम चीजों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। अमर बाउरी जी अभी हमारे साथ हैं। अमर बाउरी जी, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल सबसे स्टार्टिंग से ही हम करेंगे कि क्या लगता है बचपन कैसा रहा आपका? बचपन ठीक रहा था। बाबूजी पुलिस में थे, जमशेदपुर में ही हम लोगों का बचपन बीता है और अपनी पूरी पढ़ाई केजी से लेकर पीजी तक है जमशेदपुर में ही हम लोगों ने पूरी की है। तो बचपन एक औसत मध्यवर्गीय परिवार का जो होता है, बाबूजी ने बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों को पाला है और पुलिस की नौकरी में रह करके भी अपना जीवन जो है एक साधारण कोत जो होता है, आर्म्स का जो ऑफिस होता है, उसमें अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। उससे उनकी तबीयत भी खराब रही काफ़ी, लेकिन उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ अपना जीवन को वहाँ रखा था कि बच्चे पढ़े लिख जाएंगे। जनरली पुलिस में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र पोस्ट का बड़ा लंबा वे रहता है, ट्रांसफ़र होकर के इधर उधर लोग जाने लगते हैं तो बच्चे उनके पढ़ाई से कहीं दूर हो जाते हैं। तो पिताजी का फोकस था जो बच्चे पढ़े लिख लें और आज उन्हीं का बलिदान हो, उनका ईमानदारी का या जो भी कहें। एक साधारण चंदन का जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पूरे घर में पहला मैट्रिक हम है, तो उन्हीं का था। पूरे परिवार में कोई मैट्रिक नहीं था, पहला मैं हूँ। पिताजी भी नॉन मैट्रिक से ही पुलिस के नौकरी में गए थे और यदि मैट्रिक थे तो आज डीएसपी के तक जाते हो, लेकिन एक सूबेदार के रूप में उन्होंने पिछले साल ही रिटायरमेंट अपने की। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कब लगा कि चूंकि पिताजी भी नॉन मैट्रिक थे, आपको कब कैसे लगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कुछ सफलता मिल सकती है? इसका पूरा श्रेय माँ बाबू जी को ही आता है, क्योंकि जमशेदपुर में रहते तो वहाँ माहौल था पढ़ने लिखने का, उतना अभाव तो नहीं था। पिताजी ने वो सारी सुविधाएं और माँ ने अपना दिया था। तो इसलिए पढ़ाई के विषय में छोटे से ऐसा था कि जब हम 3-4 क्लास में थे, हमको अभी भी याद आता वो घटना, एक ट्यूशन कर रहे थे हम लोग, तो मेरे वर्तनी जो था ना, व्याकरण बड़ा गंदा था और व्याकरण इतना गंदा था कि फर्स्ट 2-3 क्लास तक है हम हमेशा क्लास में अपने आप को जद्दोजहद ही करते थे अपने आप को पास कराने के लिए, और पास हो जाते थे तो बड़ा खुशी होता था। डेट दाग दिखा कर जब देखो कौन सा है, किस में हमारा प्रॉम्प्ट लगा है, किस में हो गया। लेकिन उसमें एक जन ने टोका हमको, जो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा बर्तनी जो इतना ख़राब है, व्याकरण इतना ख़राब है कि तुम बेहतर नहीं कर सकते हो। वहाँ से फिर एक पवन सर आए थे, भैया थे, वो आके पढ़ाना चालू किए और उनके जीवन का भी प्रभाव पड़ा और उनका व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा। और हम क्लास 6 तक आते आते अपने आप को 1, 2, 3 में शामिल करवा मतलब एक कहें कि शुरुआती दौर से ही आपको लगा कि कहीं ना कहीं जो कमजोरियां हैं उसे मजबूत बनाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम अंदर से थोड़ा सा संकोची स्वभाव के हैं और कभी भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन अपने कामों के माध्यम से अपने को स्वीकार्यता बढ़ाना, किसी के लिए भी कोई हमको स्वीकार करे, ये अपने कामों से करना चाहता है। आपने एक जवाब बड़ा अच्छा दिया कि पिताजी जो है, जब जमशेदपुर में आप लोग रहते थे उस वक्त जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से बड़ा डर लगता था। अब आप झारखंड सरकार में मंत्री हैं, क्या लगता है उसको लेकर गंभीरता रहेगी वही कि भाई जो मध्यम वर्ग परिवार है या जो ऐसे लोग हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पे एक नियंत्रण रहेगा? ट्रांसफर पोस्टिंग एक लिमिट का अवधि के लिए होना चाहिए और उसमें अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अफसरों का मनोबल भी गिरता है जी। और कहीं ना कहीं जब कोई सरकारी जॉब में रहती है, चूँकि ट्रांसफर जॉब का एक सैद्धांतिक कारण है, तो लोग जिस नौकरी में रहते हैं एक जगह स्थापित हो जाए तो उसमें भ्रष्टाचार की ज़्यादा संभावनाएं रह जाती है। इसलिए इसको कमतर करने के लिए और इसको बैलेंस करने के लिए लोग ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में और माननीय रघुवर जी की भी सरकार में हमको लगता है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो एक नियम है, जो अगर जो अच्छे अफसर काम कर रहे हैं तो उसको उस लक्ष्य से कभी आगे पीछे नहीं किया जाएगा। जो सही समय है उसी समय ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी। आपने कहा कि परिवार में मैट्रिक पास कोई नहीं था, आपने इंटर की, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया। आप मुझे जो जानकारी है कि आपने जेपीएससी का भी एग्जाम इंटरव्यू दिया था, यहाँ तक कैसे? ठीक है, ये तो समझ में आता है कि आपको अंदर से लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको ये कब लगा कि नहीं हमको जो है आगे बढ़कर जो है नौकरी लेने की भी आवश्यकता है, कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है, ये कैसे लगा?
देखिए, पढ़ने का अपना शौक़ है और अभी तक एक लक्ष्य मेरा बाकी है, डॉक्टरेट मुझे करना है अपने जीवन में, क्योंकि मानव जीवन तो एक ही बार मिलेगा और हमारे समाज में बहुत कम लोग होंगे जो शिक्षा को इतना महत्व देते होंगे। तो माँ बाबू जी के आशीर्वाद से इतना ज्ञान आया है कि शिक्षा के महत्व को हम लोगों ने समझा है और अपने स्तर से दूसरे के लिए नहीं छोड़ करके हम चाहते हैं जो हम ही खुद एक ऐसा करके जाएं जब बाहर में लोग आ करके बोले जो नहीं करना चाहिए, हमको देख के प्रेरणा मिलेगी सबको। और इसीलिए आज से हम लोगों ने किया था और बीएड भी किए थे। अब नौकरी में जाने का यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 2005 से ही हम लोगों ने सक्रिय राजनीति में 2002 से आए थे, 2005 में पहला चुनाव लड़ लिए थे। लेकिन अपना एकेडमिक ऐसा क्वालिफिकेशन था, एकेडमी हमारी ऐसी थी और रूढ़िवादी परिवार से भी लोग हैं, माँ बाबूजी को लोगों सुनाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। जब राजनीति में आने वाले लोगों के पीछे एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है वही राजनीति में आता है। और हम लोग राजनीति में आए थे सेवा को माध्यम बना करके, कुछ करने का जज्बा और जुनून लेकर के, तो अपने आप को सिर्फ साबित करने के लिए नहीं है। हमने जो पढ़ाई की है, हम बैक बेंचर नहीं है, हम फेल नहीं है, हम चाहते तो कर सकते थे नौकरी। इसीलिए मैंने हाई स्कूल के शिक्षक टीचर भी छोड़े और 2000 टीचर का तो आपका फाइनल हो गया था। हमारा सौंदाड़ी में जो बस्ती है वहाँ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी आया था, अभी भी हमारे पास तो रखा हुआ है। एक बात बताइए, जब आपने टीचर की नौकरी जो हाई स्कूल में आपका हुआ जब बतौर टीचर, तो आपको क्या परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि नहीं भाई तुम इसमें रहो? बहुत प्रेशर था, खास करके जब माँ बाबू जी ने शादी कर दी तो पत्नी के, और वो एक प्रेशर बन रहा था और चूँकि संघर्ष लंबा होता चला जा रहा था और इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, कब क्या होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ गुजार है, तो लोगों का दबाव था। लेकिन मैं उन लोग कह रहे थे कि आप टीचर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे शुभचिंतक भी कर रहे थे, उसके बाद आप राजनीति करते रहो, फिर आएगा तो फिर। तो मैं यही कहा उनको, जो एक आदमी दो जगहों में अपने आप को ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। अगर मैं टीचर ज्वाइन कर लूँ, कहीं ट्रांसफर लेकर लूँ, तो फिर अपने राजनीति के क्षेत्र में अपने को ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे। जब राजनीति में आप आए उसके बाद ही आपने जेपीएससी का भी मेंस लिखा और इंटरव्यू तक आप पहुंचे, तो उसके बाद पत्नी का एक दबाव रहा कि नहीं सो एक नौकरी हो जाती तो अच्छा रहता? क्योंकि बराबर रहा है, चूँकि राजनीति में रह करके भी सारे चंदनकारी के लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग गलत काम नहीं किया। कभी भी जिस तरह से आम राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए ब्लॉक या बाकी जगहों से कुछ करते रहते, कभी हम लोगों ने नहीं किया। पिताजी का जो इनकम का जो स्रोत है। पत्नी ने क्या कहा, साफ बताइए, पत्नी ने क्या कहा? पत्नी ने कहा था कि भाई कर लेना चाहिए, लेकिन वो बोले जैसे ही आपकी मर्जी होगी हम आपके साथ हैं, और बहुत सपोर्ट रहा है, पहले भी संघर्ष के दिनों में भी रहा था। चलिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पत्नी ने कदम से कदम मिलाकर अमर बाउरी का साथ दिया है। हम ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो अमर बाउरी की जिंदगी के और पहलू को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी की में। भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से अपने जीवन के हर उन पहलुओं को ये हमसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे सफर रहा, कैसे जिंदगी चली, कैसे पत्नी का सहयोग मिला, ये तमाम बातें ये हमसे कर रहे हैं। हम इनसे और भी समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में जब ये आए तो उसके बाद राजनीति में लाने वाले लोग कौन थे, किस तरीके से राजनीति में लाने वाले लोग कौन थे। एक भैया है यहाँ पर हमारा, चूँकि बचपन तो वहीं बीता था, ग्रेजुएशन तक लगभग हम लोग वहीं थे, तो गांव बहुत कम आना जाना था। जन्म तो यहीं हुआ है, लेकिन जन्म के बाद ही पिताजी नौकरी में जमशेदपुर चले गए थे। तो राजनीति में एक भैया है हमारे मिहिरदा हैं और एक जीजा जी हैं बासु जी, और यहाँ के ओझा परिवार के जो सक्रिय लोग थे, उन लोगों ने यहाँ एक ऐसा, चूँकि रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में वो लोग चाह रहे थे कि कोई यंग और पढ़ा लिखा लड़का आए जो आकर के इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि ऐसा मौका चंदनकारी के विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया था। तो लोगों ने जब आग्रह किया, और माननीय समरेश दा जो यहाँ इसी हमारे प्रखंड गिरी प्रखंड के ही जन्मभूमि है उनकी, तो उस क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहे थे और उस समय झारखंड बनने के बाद वो मंत्री भी थे।
तो सब लोगों ने आग्रह किया जिनके साथ जुड़ करके आप अपने राजनीति को आगे बढ़ाएं और हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से प्रतिनिधित्व करें, आप चुनाव लड़ें। तो हम आए विकल्प के रूप में ही आए थे, जब भी आए। और मैंने उस वक्त नहीं, उस वक्त राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? विधायक जो है हाजरा साहब, उस वक्त हारू रजवाड़ी जी विधायक जी थे और लगातार एक बार तीसरा बार उनका था। अच्छे वो एजुकेटेड नहीं थे, उतने ज्यादा नहीं थे। और यही वजह रही मुख्य कि लगभग एक लोगों का कहना रहता था कि भाई एक पढ़ा लिखा लड़का यदि आता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा क्षेत्र को। एक आम भावना थी लोगों में। तो जमशेदपुर जैसे शहर से ये बहुत अलग थी, लगता था ये अलग देश है, वो अलग देश है। यहाँ ना बिजली थी, हम लोग जमशेदपुर में 24 घंटे लाइन, पानी, स्कूलिंग और जितना है जो एक आम आदमी को जितना मिलना चाहिए सुविधा, सारी सुविधाएं। और यहाँ आकर के ना पानी का व्यवस्था था, ना बिजली थी, ना और कोई मूलभूत सुविधाएं थी। मैं जब यहाँ आया था तो मुझको याद है जब बिजली विभाग के लोगों के साथ मिलकर के पावर सब स्टेशन का पहला जो ट्रांसफार्मर चालू कराया था, हमने खुद उसमें लग करके गांव में जाकर खुद अपने से रस्सी टान करके, लोहे के तार टान करके हम लोगों ने इस सब स्टेशन को पहला चालू करवाया था। और इस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। और एक मज़ेदार बात बता दें, क्योंकि बचपन हमारा जमशेदपुर में बीता है, आप जहाँ से पलेंगे बढ़ेंगे वहाँ पर एक बचपन के मित्र रहते हैं, आपका एक ग्रुप बनता है, आपके एक संगी साथी बनते हैं। क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जमशेदपुर में पूरा जीवन बीता था, तो जब मैं यहाँ चंदन क्यारी में जब चालू किया अपना जीवन को, करियर को, तो मेरे एक भी मित्र नहीं थे। जो कुटुंब थे, कुटुंब में ही बहुत कम कुटुंब थे। तो मैंने शून्य से, सिफर से चालू किया यह यात्रा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जवानी के दिनों में भी अच्छे मित्र मिले, सब लोग मिल करके फिर हम लोग आगे बढ़े। तो फिर एक लक्ष्य लेकर के सब लोगों ने स्वीकार भी किया। मतलब कि आप जब यहाँ आए आपके साथ कोई नहीं था, धीरे धीरे कारवा बनता गया। आपने पहला चुनाव 2005 में लड़ा। हाँ जी। उसमें हार मिली। उस हार से क्या एक दबाव आया कि भाई हम हार गए? चूंकि आप शुरू से कह रहे हैं कि हम जीतना जानते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा लगा? हार में प्यार भी मिला। 12,000 के लगभग 2 साल के राजनीतिक करियर में स्थापित लोगों को छोड़ करके भी 12,500 के करीब हमको मत मिले। और 17,000 में माननीय हारू रजवाड़ी जी विधायक बने थे। 3-4 हज़ार का ही अंतर था। हम लोगों ने कभी राजनीति को दांव पेच के हिसाब से नहीं कहा है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की सेवा करने का मौका मांगते हैं। अगर आप मौका दीजिए तो हम करेंगे, नहीं तो अपने जीवन को बिताने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए माँ बाप ने इतना शिक्षा दिया है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को हम आराम से बिता सकते थे। नौकरी में भी जाकर के तो हमको इतना प्रपंच करने की कोई ज़रूरत कभी नहीं रहा। इसलिए कभी भी पैसा हो चाहे पावर हो, ये मेरे ज़िंदगी की कभी अहमियत नहीं रही है। हमारा एक ही कहना था कि अगर आएंगे जिस क्षेत्र में, अगर मौका यदि मिलती है, तो मौका अगर मिलती है जनता के माध्यम से, तो उनको सर्व करना है, उनको वापस देना और उनके लिए कुछ करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए इस फील्ड में है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप जीत कर आए, चूंकि पढ़ाई एक प्रबल माध्यम था आपके जीवन का, अगर इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हुए तो फायदेमंद रहा? इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो सकते थे, क्योंकि उस समय सेकेंड जेपीएससी के बारे में आपको ज्ञान होगा, जो सबसे ज्यादा केस था। हमको भी ऑफर आया था कि आप इतना पैसा यदि दीजिएगा तो। आपको कितने का ऑफर आया था? हमको 9 लाख का ऑफर आया था। 9 लाख रुपये आप लोग दीजिएगा तो जेपीएससी को फाइनल हम लोग करवा देंगे। तो उस समय जहन में ही था, क्योंकि जेपीएससी को फेस करके हम लोग का दिमाग में आपको स्टेट लगाते हैं, जो उसको पास करके भी यही था कि राजनीति को ही आपको कैरियर बनाना था। क्योंकि हम उसमें घुस गए थे और जिस क्षेत्र में घुस गए उसमें अपने आप को नहीं प्रूव करके यदि हार जाते और बैठ जाते तो जिंदगी भर गला नहीं रहती। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। 9 लाख का ऑफर, किस तरीके के लोग ये ऑफर लेकर आते थे? अभी वो सक्रिय है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं सरकार में। अभी उससे सारे लोगों को बाहर करने का प्रयास चल रहा है। सरकार में अभी भी है? अभी साहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं। नहीं, तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं सीधे तौर पर, या पॉलिटिकल लोग हैं? नहीं, पॉलिटिकल एक मिडिल मैन का एक पूरे भारतवर्ष में ही, पूरे राजनीति में भारतवर्ष में एक मिडिल मैन होता है, ठीक है, जो ये सबको कुछ करता है। क्या सरकार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो तंत्र है, सरकार के जो अधिकारी हैं, उनमें से भी कई लोग इसमें सक्रिय भूमिका में रहते हैं, उन लोगों को क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से सरकार, विशेष करके मैं अपने डिपार्टमेंट में तो इस दिशा में आगे बढ़ चुका हूँ। और इसे सारे कड़ी को, वो पिन को हम लोग खोज रहे हैं जो गड़बड़ियाँ करती है, और उसको पॉइंट आउट करके उसको बाहर निकालने और उसको तंत्र से बाहर निकाल करके सुशासन की जो संकल्प है उसको सही दृष्टिकोण में स्थापित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
अपने विभाग से क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आपको 2 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, भू राजस्व और खेलकूद विभाग, दोनों आपके पास है। देखिए, राजस्व बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, डिपार्टमेंट है। और इसमें जो पहला प्लानिंग है, जो लैंड का जो हमारा है, इसको ऑनलाइन कैसे किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। आज सबसे ज़्यादा यदि केस है पूरे झारखंड में या अभी के हालात में, तो लैंड से जुड़े हुए केस है। सबसे ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है लैंड से ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें सरकार यह कर सकती है कि जो ज़मीन के मालिक है, जो ज़मीन का हक है, जिसका रैयत है या फिर स्थानीय जो भी गरीब है, आम आदमी है, उसका जो हक है उसको कोई लूटे नहीं, कोई इसको अतिक्रमण नहीं करे। इसके लिए सरकार जो है इसको ऑनलाइन करके इसको पूरे सख्ती के साथ उसका हक अधिकार दिलाना चाह रही है और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। परिवार के लोगों को कितना समय दे पाते हैं? बहुत कम। सोने के समय जाते हैं। बेटा अब 6 साल का हो गया, आज इंटरव्यू है इवन उसका डीपीएस में जी। और माँ पिताजी दोनों को जाना है। अब क्या होगा पता नहीं। अब उनकी पत्नी जा रही है उनको लेकर के, मुझको तो सरायकेला जाना है। अब देखें, मैंने बहुत कम दे पाते हैं, लेकिन शायद सार्वजनिक जीवन में जीने का यही एक तरीका है। पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए, ये उम्मीद थी क्या? कभी नहीं। अपना कैरियर जब भी हम लोग चालू किया है तो बस इसीलिए कि कर्म अपने बस में है, कर्म करते चले, फल देने वाला ऊपर वाला है। और जब जितना दिन भी सक्रिय रहे हैं राजनीति में, पूरे निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी के साथ, और इसका प्रमाण आप पूरे चंदन क्यारी में कहीं से भी ले सकते हैं। पार्टी जेवीएम से आपने चुनाव लड़ा, छोड़ने का मलाल? कुछ तो रहता ही है, चूँकि जिससे आप आए हैं उसमें से आप बहुत विषम परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया और निर्णय बढ़िया के लिए लिया गया, चंदन क्यारी की जनता के लिए लिया गया और चंदन क्यारी के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए लिया गया। पार्टी आपने बदल दी, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिलता तो फिर आप विधायकी भी छोड़ देते, ऐसा कुछ था क्या उस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग जब दिमाग में लगा करके जब चले गए, जो चलना है उसमें, और सब लोगों ने कहा, चूँकि वो एक अलग विषय हो जाएगा उस पर। अब चलिए ठीक है, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं अमर बावरी को लेकर, क्योंकि इन्होंने तो साफ कह दिया कि समय बहुत कम दे पाते हैं अपने परिवार को। वहीं एक जो बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब ये जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था इनका, और उस वक्त जो है इनसे पैसे की डिमांड की गई थी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी की में। अमर बावरी, जिंदगी कैसे गुजरी हमने बात किया, सफर कैसा रहा हमने बात किया। अब इस घर को भी दिखा देते हैं आपको और इस इलाके को भी। मंत्री बन चुके हैं, घर के हालात आप देख सकते हैं। जो गांव के लोग हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, माँ से, पिताजी से बातचीत करेंगे, पत्नी से भी बातचीत करेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले इनके पिताजी से कितना भरोसा था? मुझे 99% भरोसा था कि इस बार अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे और यहाँ का लोगों का बहुत बड़ा प्यार था। ईमानदारी, सच्चाई से काम करते आ रहे थे। इसी पर मुझे विश्वास था कि इस बार सफल जरूर हो। एक मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा जब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उस वक्त लगता था कि ऐसा भी दिन आएगा? ये तो आदमी अपना कर्म, अपना काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल भी काम हासिल हो पाता है। और ये बात एकदम परम सत्य है कि एक निम्न वर्ग के आदमी, एक सिपाही हवलदार से, अभी तो अफसर से हम रिटायर किए, इतना बड़ा मुकाम पर पहुँचे, मुझे बहुत गौरवान्वित है। और हम यही कहेंगे कि जिस तरह आशा से लोगों ने इन्हें चुने हैं, उस तरह से सबों का सर्वांगीण विकास करे। कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि हम लोगों का माथा नीचे हो जाए, माने कोई ऐसा गलती, मतलब जैसे कि पहले होता आया है वो सब चीज़ नहीं, सब ना हो। मेरा यही अभी भी हम देखिए प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अच्छा से काम करे। इसी में मान सम्मान इज्जत से बड़ा रुपया धन दौलत कुछ नहीं है। लोगों का सेवा करे, लोगों का जिस उम्मीद से दिए हैं उसको खरा उतरने की कोशिश करें। अच्छा, ये जब रहते थे तो अस्पताल पूरा दौड़ते रहते थे लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, बस ये बहुत एकदम सही बात है। अरे भी ये अगर नहीं भी है तो इसका कार्यकर्ता किसी भी रूट में या कहीं भी कुछ होता है तो इनके ही द्वारा खबर होता है तो सब ले जाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहीं घर जल जाता है तो जाते हैं, या किसी को भी कोई भी काम मुसीबत होता है तो जाता है। यही तो इसका मुख्य ये है, जीत का मुख्य श्रेय है। चलिए, माता जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी, आपको क्या लगता है बेटे पर कितना भरोसा था? हमको भरोसा बहुत था। बहुत भरोसा हाँ, बहुत था। भरोसा। आज कैसा लगता है? गई थी शपथ ग्रहण समारोह में, गई थी आप? हाँ, हम गए थे। शपथ लेते हुए आपने देखा? हाँ, हम देखे। अच्छा, ये जब जेपीएससी इन्होंने निकाला था जब, और शिक्षक की परीक्षा भी पास की, उस वक्त आपने नहीं कहा कि नहीं शिक्षक बन जाओ? नहीं, हम बोले थे नहीं कि जब जनता का सेवा कर रहा है तो जनता ही कोई की एक सेवा काम करे। हाँ। चलो, पापा क्या है? मंडली। मंथली? कौन मंथली? बोल बेटा। चलिए, ये इनका 6 साल का बच्चा है, हम दिखाएंगे। अब इनकी मिसेज भी हम इन्हीं से समझ लेते हैं। समय बड़ा कम देते होंगे? हाँ, समय बहुत कम देते हैं। तो कैसे फिर क्या करें, जनता के सेवा में लगे हुए हैं ना। आप अच्छा एक बात बताइए कि लगता था उस वक्त कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे? हाँ, पूरा विश्वास था और भरोसा भी था कि शुरू से जनता पर सेवा में लगे हुए हैं तो इस बार सफल जरूर मिलेगी। जेपीएससी की परीक्षा भी इन्होंने पास की थी, इंटरव्यू तक गए थे, टीचर भी ये बने थे। उस वक्त आपने डांटा था इनको कि नहीं टीचर बन जाओ, कुछ ऐसा कहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। इनका जो फैसला है वो हम लोग सभी पर विश्वास करते हैं। इन पर जो भी फैसला लेते हैं अच्छी तरह से लेते हैं। घर में क्या खाने में पसंद क्या है इनको? घर में खाने ज़्यादातर पराठा पसंद है। पराठा? और क्या खाते हैं? और बहुत कुछ। कभी खाने पर ये नहीं कहते कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो मन होता है वो खा लेते। कुछ बनाते उनाते भी हैं कि खाली खाने का शौक है? नहीं, बनाते भी हैं। इनको मटन बनाना बहुत पसंद है। मटन बनाना बहुत पसंद है? बहुत पसंद है और खाते भी हैं बहुत। मटन अच्छा बनाते हैं? हम लोग खाए नहीं अभी तक। लोगों से जिस दिन आपको खिलाएंगे उस दिन जानेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी कोई बढ़िया अवसर रहता है तो दीदी सब आती है। जब फैमिली गैदरिंग होता है तो सब लोगों का आग्रह रहता है मित्रों का, जो आप ही बनाओ। आज कैसा फील हो रहा है? आप क्या करते हैं? पढ़ाई आपने की है? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। अच्छा। तो सोचा था कि इलेक्शन के बाद जॉब पे जाऊंगा, लेकिन यहाँ कोई कुछ और ही जॉब लग गया। भैया के रांची जाने के बाद यहाँ का ऑफिस का सारा काम का जिम्मेवारी हम कुछ लोगों पे आया हुआ है, तो अभी ऑफिस का काम ही देखते हैं। भैया अभी के। पूरा ऑफिस का काम देखते हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं चलो ठीक है, जनता की सेवा में, पहले लगता था कि जनता की सेवा करना ठीक है। मैं राजनीति से पहले बहुत दूर रहता था, लेकिन भैया के जीतने के बाद लोगों की खुशी देखा और उनका जो सपना उन्होंने देखा था भैया को लेकर के, तो मुझे लगा कि नहीं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। चलिए, अच्छा ये डांटते उठते हैं कभी? कभी ऐसे तो गुस्सा नहीं होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है। ज़्यादा मतलब टेंशन वेंशन में रहेंगे तो ऐसे जनता बाहर से आते हैं तो कुछ होता है ना, सबके होता है। मैंने गुस्सा उतारना है तो किस पर उतारना है? नहीं, मैं भी उतारता हूँ अपनी पत्नी पर। मैंने गुस्सा उतारना है तो पत्नी इजी है। नहीं, ज़्यादातर नहीं ये गुस्सा होते हैं तो बहुत होते हैं ऐसे। चलिए, हम पिताजी के पास एक बार फिर से इसलिए जाना चाहेंगे, कभी मारा था इन्हें बचपन में? मारपीट की पढ़ो या कुछ इस तरीके से? जी नहीं, एक बार छोटा बच्चा में ऐसे वहाँ बिस्कुट नहीं जा। हाँ, तो उस समय पूरी का उस समय कैसे किस बेत से मारे थे? एक बेत था इनका, पूरी से लाया हुआ था, लंबा बेत था, वो हमेशा दीवार पर टंगा रहता था। एक बार ही पिटाई हुई थी, बाकी समय टंगा ही रहा था, लेकिन इतने काफी था। मैंने एक बार की पिटाई में सुधर गए। टंगा हुआ दिखता था, वो समझ में आता था कुछ करना। एक बार मम्मी मारी थी, याद है हमको। स्कूल से बंक कर जाते थे, मतलब स्कूल बड़ा बचपन में बताया आपको, जब बचपन में स्कूल जाना थोड़ा सा तकलीफ दे ऐसे ही था, तो दीदी सब खींच के लेके जाते थे। तो एक बार स्कूल बंक करके हम भाग आए थे, तो आ गए थे घर, तो मम्मी नहा रही थी और इनका चप्पल था, उस समय का चप्पल प्लास्टिक का चप्पल होता है जिसमें गुटका उठ गए थे। हमको याद है इतना मारी थी, मेरा पूरा पीठ में दाग हो गया था।
हमको लगता है जो उन दिनों के बाद जब से ज्ञान पूरा आया, जब से हम लोग सीरियस हुए हैं, उसके बाद से कभी मौका नहीं दिए हैं अपने कामों से कि पिताजी या माताजी को किसी प्रकार का शिकायत रहे। आप लोग यहीं रहते हैं क्या, इसी मोहल्ले में रहते हैं? हम सिमुलिया में रहते हैं। सिमुलिया में रहते हैं जी। कैसे हैं मंत्री जी? मंत्री जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज इनके साथ हम लोग 10 साल से हैं। 10 साल से हैं जी। मैंने सुख दुख में रहते हैं साथ? सबका सुख दुख में 24 घंटा में हर समय रहते हैं, कभी भी आप बुला लीजिए इनको, हर वक्त साथ में रहेंगे जी। इनको लोग हॉस्पिटल बाबा के नाम से भी जानते हैं क्या, कि अस्पताल लगातार लेके ये गरीबों के मसीहा हैं। चलिए, गरीबों के मसीहा हैं अमर बावरी। और जिस तरीके से चीजें सामने आई, आपने सुना कि माँ ने मारा, पिताजी ने भी पीटा और बन गए मंत्री। निश्चित रूप से एक माता पिता के लिए इससे बड़ा अवसर और कुछ नहीं होगा कि उनका बच्चा एक ऊंचे पायदान पर हो। लेकिन पिताजी ने सीख दी है कि आने वाले समय में कोई ऐसा काम ना करो जिससे हमारा सर शर्म से नीचा हो। आप देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ हम फिर एक बार आपके पास आएंगे।